की बार 400 पार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज उसका घर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हमने अच्छा, बैठक में क्या कुछ खास हुआ शर्मा जी? आज बैठक में क्या कुछ खास हुआ? आज बैठक में देखो, ये एक अधिकारियों की मीटिंग है। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने और डीजीपी साहब ने सभी एसपीज की और डीसीज की मीटिंग ली है। तो ये तो एक तैयारियां हैं, वो प्रशासन करता रहता है, ये तो प्रशासन का काम है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अब मेन सवाल पर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जेजेपी जो गठबंधन में आपके साथ थी, उसके विरोध के स्वर कुछ ज्यादा बढ़ने लगे हैं। जेजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखो, वो जांच एजेंसियां भी पहले की थी, आज कोई नई जांच एजेंसी तो बनी नहीं है। और ये डिप्टी सीएम थे पहले, तो जब तो ये कभी बोले नहीं। अब देखो वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो तो वो जाने। लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं, भाई इन्होंने चुनाव लड़ा था हमारे से अलग होकर, वहां पे क्या नाम है, राजस्थान में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने भी लड़ा था, इनने भी लड़ा था, सभी पार्टियों ने लड़ा था। तो देवतुल्य जनता जनार्दन ने किसको क्या आशीर्वाद दिया है वो आपके सामने है। अब वो लेकिन ये बड़ी बात इन्होंने ये बोल दी है कि जब रिमांड में कुछ नहीं मिला ईडी को, तो उसके बाद से जेल डाल दिया। देखो, वो न्यायाधीश तो है नहीं, ये तो जांच एजेंसियां हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, आपको पता है। और माननीय न्यायाधीश ने उनको जैसा लगा ऐसा उन्होंने जेल में भेज दिया। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो जुडिशियल पावर है उनके अनुसार चलता रहता है। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ी बात उन्होंने और बोली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बड़ी बात उन्होंने और बोली थी। उन्होंने कहा था कि जब ये गठबंधन टूटा या फिर गठबंधन अलग हुआ, तो उस समय सीएम पद का ऑफर भी हमें दिया गया था। देखो, अब तो पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो सीएम कह रहे, कल को पीएम भी कह सकते हो, तो उनके निजी विचार हैं। ऐसा कुछ नहीं था। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम बहुमत वाली सरकार है। हम क्यों दूसरी पार्टी के आदमी को सीएम का ऑफर देंगे? वो सरासर झूठ है, ये मनगढ़ंत है, तथ्यों से परे है। ठीक है, चलिए, मनगढ़ंत आपने बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभिता द्विजा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। अभिता जी, आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। एक नेता आपके जेल से आज बाहर आए हैं, तो सत्यमेव जयते के नारे आपके कार्यकर्ताओं ने लगाए। तो ऐसे में क्योंकि चुनाव नजदीक है, कुछ नेता आपके जेल में है, मुख्यमंत्री खुद जेल में है, तो कितनी मजबूती मिलने वाली है और कितना बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए आज ये है? जेजेपी भी आपके पक्ष में उतर गई है। अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है अभिता जी। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और जितने भी साथी प्रवक्ता हैं उनको मेरी नमस्ते। हाँ, डेफिनेटली आज सत्यमेव जयते हुआ है, और इसके साथ साथ आज संविधान में विश्वास रखने वालों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, तो जिसके लिए हमेशा आम आदमी पार्टी ने इतना संघर्ष किया है। और उस ये एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पर ऐसे लोगों से, बीजेपी जैसे लोगों से जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे देश को मुक्त कराना और उनके खिलाफ एक कार्रवाई में जो इन्होंने ईडी का को हथियार इस विपक्ष को मिटाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ईडी और जो कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ये बन गई थी इलेक्टोरल डिस्ट्रक्शन ऑफ अपोजिशन। तो उसको, उसके खिलाफ एक जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक जो आया है, हमें संजय कुमार जी को जमानत मिली है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुख्य रूप से प्रश्न भी पूछे कि जो 10 पहली स्टेटमेंट थी दिनेश अरोड़ा जी की, वो कहाँ पर है, और क्यों लास्ट स्टेटमेंट, जबकि उसको जेल हो गई प्रेशराइज के बाद, जो उसने दबाव के कारण जो स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर किसी को भी आप गिरफ्तार कर लेंगे, और कोई मनी और ट्रेल नहीं मिला, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है पीएमएलए में। तो ये जब इस बात पर आए तो आज ईडी खामोश हो गई, उस पर जवाब नहीं बना। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने ईडी के जो चीफ थे संजय सिंह मिश्रा, उसको बर्खास्त किया। जो ये सेवा विस्तार इन्होंने 3 साल तक उसको दिया, क्या मकसद है? क्या हमारे देश में और लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है? ये हमेशा ऐसे ही इन्होंने एसबीआई के
लेकिन इस चीज पर अभिता जी बार बार बीजेपी एक ही चीज कहती है कि भाई वो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, उनको जिस हिसाब से चीजें लग रही है वो इस हिसाब से मैनेज कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो इसमें क्यों बीजेपी को घसीटा जा रहा है? देखिए, ये कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर क्यों हो रही है? ये ईडी की कार्रवाई दूसरे जो भी दल है, इनके विधायक है, उन पर क्यों नहीं हो रही? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इनको 1368 गेमिंग, जो कि फ्यूचर गेमिंग से मिलता है, और ये वो कंपनी है जिसने 4,500 का घोटाला किया है सरकार के खिलाफ। ऐसी कंपनियों से चंदा ले रही है। फिर उसी कड़ी में दूसरी, जैसे कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इन्होंने 966 करोड़ और ना जाने कितना चंदा, और ऐसे ही शरत रेड्डी से SYL पर बोलिए, SYL पे हरियाणा की जीवन रेखा है SYL के ऊपर बोलिए। चलिए ठीक है, आप इस क्या पर भी बात SYL को करेंगे। पानी लाएंगे अभिता क्या? जी पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार, SYL के ऊपर बोलिए। क्या बोलेगा लोगों से? वोट मांगोगे आप? बीजेपी के क्या ईडी की हरियाणा की जनता SYL का पानी चाहिए, हरियाणा की जनता को हरियाणा का हिस्सा चाहिए, हरियाणा का हिस्सा, चंडीगढ़ से हिस्सा चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा चाहिए। SYL पे बोलिए, SYL पे। चलिए ठीक है अभिता जी, लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ा सा पाबंदी होती है, और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ बनी हुई, आप दोनों के पास लौटूंगी। विभा जी, दुष्यंत चौटाला साहब आज बोलते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैसे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जब तक आप सत्ता में थे तब तक तो आपके विरोध के स्वर उठे नहीं, कुछ भी मनगढ़ंत बोल रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास लॉ की डिग्रीज है। वो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसके पीछे पूरे तथ्य होंगे। वो ऐसी वेग मनगढ़ंत बातें नहीं बोलेंगे। उनको भी पूरा तो बीजेपी बोल रही है कि वो मनगढ़ंत बोल रहे हैं। नहीं, वो तो काम है ना विपक्ष का बोलना। अब आप कहोगे कि हमारा जो पहला विपक्ष था, जब तक हम सरकार में थे तब तक 4.5 साल से वो गठबंधन तोड़ रहे थे, ठीक है। अब जब हम गठबंधन से बाहर निकले तो सारे लोग ये बोलने लगे ये तो प्री प्लान्ड है। तो बहुत सारी बातें आप दुनिया का बता नहीं सकते कि वो क्या बोलेगी, आप किसी को रोक नहीं सकते, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा। अगर दुष्यंत जी ने कुछ बोला है तो बीजेपी के नेता बोले ना, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का ऑप्शन दिया गया था। जिन लोगों ने दिया था वो तो बोले ना कि दुष्यंत जी गलत बोल रहे हैं। अभी तक तो किसी सीनियर वरिष्ठ नेता ने बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं जारी की ना कि वो गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या उन्होंने 5100 पेंशन नहीं मांगी। तो हमारा नेता पढ़ा लिखा है, वो ऐसे ही आज तक उन्होंने सिर्फ प्रदेश के लिए सोचा है, प्रदेशवासियों के लिए सोचा है। गठबंधन से भी बाहर है तो 5100 पेंशन नहीं हो रही थी, उसके ऊपर बीजेपी ने कहा कि हम सोचेंगे, इसलिए बाहर है, ठीक है ना। तो अगर नेता कुछ बोल रहा है तो हमारे अपने नेता के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो बोलेगा प्रदेश के लिए बोलेगा। और एक और चीज कि हाँ, जो बोला जा रहा है कि ईडी वगैरह की बुरी तरीके से मिसयूज हो रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए। कुछ साल पहले कोल स्टैंप के लिए माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट बोली थी कि कोयला बाहर घर के पड़ा रहता है तो कोई भी उसे उठाता नहीं, या तो पूरा कोयला का कोयला स्कैम हो गया। आज वो उनका कैंडिडेट बना हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। जनता देख रही है, इसलिए सारी बातें आती है। मात्र 1 महीने पहले की बात है विभा जी, 1-1.5 महीने पहले की बात है। आप भी इस डिबेट में कहते थे जेजेपी वाले कि 400 पार इस बार एनडीए, तो अभी चौटाला साहब कहते हैं कि 200 पर सिमट के रह जाएगी। नहीं, हमने कभी भी बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं बोली, हमारे किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला कि बीजेपी 400 पार होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ना मैंने किसी डिबेट पे बोला, ना हमारे किसी प्रवक्ता, ना ही हमारी लीडरशिप ने बोला। हम हमेशा अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, हमारा जितना स्कोप है उसी के बारे में बोलते हैं। हमने कभी भी शर्मा जी आपके पास लौटूंगी, एक बार सुन पार्टी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बोली है। चलिए ठीक है विभा जी, आगे आपसे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन अंश वत्स जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस बने हुए हैं। वत्स साहब, तीनों को आपने सुना, अपने अपने बयान है। एक तरफ आम आदमी पार्टी को एक जीत आज मिली है, कहिए उनके एक नेता आज बाहर आए हैं 6 महीने के बाद से। दूसरी तरफ चौटाला साहब कहते हैं जेजेपी वाले की 200 पर सिमट के रह जाएगी और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बीजेपी को भी आपने सुना। तो ऐसे में कांग्रेस का रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? इन्होंने बीते 10 साल से, अगर आप देखेंगे 2014 से अब हम फिर से तीसरी बार अब हम चुनाव में जा रहे हैं। इन्होंने बीते 10 साल में 2014 का चुनाव ले लीजिए, 19 का चुनाव ले लीजिए और आज 24 का चुनाव, इन बीते 3 चुनावों में इन्होंने हर बार ये मुद्दा उठाया, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, लेकिन आज तक एक कन्विक्शन नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने क्या कहा था कि आप कोई एविडेंस लेकर आ जाइए, हम इनकी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की जो बेल है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। आज तक वो एक एविडेंस नहीं लेकर आ पाए। आपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को इतने घंटों आपने उनको वहां पे ईडी की पूछताछ में बिठाए, लेकिन उसके बाद भी आप एक उनके खिलाफ बयान या उनके खिलाफ एक एविडेंस नहीं लेकर आ पाए। संजय सिंह जी की अगर आज मैं बात करूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपके पास आपने एक भी मनी रिकवर नहीं कर पाए हैं। आज आप तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ देख लीजिए, इतनी सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है? आज कन्विक्शन रेट 15% के करीब भी नहीं है। आज इस देश की ये सच्चाई है। जो नेता महुआ मोइत्रा की अगर मैं बात करूं, जो टीएमसी के नेता हैं, उनके खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है, जो वहां पे बंगाल में मोदी जी की बकिया उखड़ने का काम करती हैं। अगर आज मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम लीडरशिप है सबके ऊपर, हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, उनको आप झूठे मुकदमों में जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप नारा देते कि 400 पार। अगर आपके 400 पार अगर इतने आ रहे हैं तो आपको क्यों जरूरत पड़ी है कि आपको चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आपको जेल में डालना पड़ रहा है? अगर आपके 400 पार आ रहे हैं तो आपको क्यों जरूरत पड़ रही है कि आपको एक मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना पड़ रहा है? और उसके बाद आपको जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है उसके बाद आप जाते हैं। अगर ये 400 पार आ रहे हैं तो क्यों इन्हें चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आज उनको धांधली करनी पड़ती है? तो असल बात यह है कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं ताकि इनकी 200 तक की सीटें आ जाए, लेकिन असल बात यह है कि इनकी 200 तक की सीटें भी नहीं आने वाली है। जेजेपी के बयान पर भी एक रिएक्शन, जेजेपी के बयान पर भी, क्योंकि चौटाला साहब कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आप जैसे कि कांग्रेस भी लगातार कहती आ रही है। तो सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप क्या इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आज जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, जो भी आज मोदी जी का आज मुख्य रूप से अगर उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर आप ईडी सीबीआई का जांच करें, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति भाजपा में चला जाता है या उनका गठबंधन का सहयोगी बन जाता है, वैसे ही आप उनको छोड़ देते हैं। अजीत पवार जी, उनको प्रधानमंत्री जी, कुछ मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, राम राजीव शर्मा जी का मेरे को तो चिंता हो रही है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो किसको भ्रष्ट कहें, किसको भ्रष्ट ना कहें। अजीत पवार जी को वो 5 मिनट पहले वो भ्रष्ट बताएंगे, लेकिन उसके बाद ही अगले दिन ही वो उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा उनको भ्रष्ट कहना है कि उनको वो ईमानदार कहें। उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज जेजेपी विपक्ष में उनको हटा दिया उन्होंने गठबंधन से, अब उनको भ्रष्ट कहना है या उनको ईमानदार कहना है? अगर उनको ईमानदार कहना है तो आपने उनको गठबंधन से क्यों हटाया? आप उनको भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हो? लेकिन अगर आपको उनको भ्रष्टाचारी कहना है तो आपने उनके साथ गठबंधन क्यों किया? असल बात यह है कि भाजपा और जसपा दोनों ने इन बीते 5 साल में इस हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, और आज जब चुनाव आ गए हैं तो इस बीच इन दोनों को महसूस हो रहा है कि कैसे हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और इस वजह से ये दोनों आज चुनाव खत्म होने के बाद अलग हुए हैं। अगर आपको जजपा को अलग होना था तो जजपा को अलग होना चाहिए था बेरोजगारी के मुद्दे पर, जब अग्निवीर जैसी योजनाएं आई, जब किसानों को सड़कों पर उनके सामने सड़कों पे कीले बिछाई गई, तब वो अलग नहीं हुए। वो अलग नहीं हुए जब हरियाणा की पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया था, तब ये अलग नहीं हुए। अलग हुए वो तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर कि इनका सीट शेयरिंग का मुद्दा था। और भाजपा जो मोदी जी कहते रहे थे कि नाम, एक सेकंड बस आपके पास जब आऊंगे तब अपना पॉइंट नोट कर लीजिए विभाजी, आऊंगी आपके पास। ये जो भाजपा और मोदी जी कहते रहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, आज आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कैम हुआ है उसको निर्मला सीतारमण जी के पति कहते हैं कि वो इस विश्व का सबसे बड़ा महाघोटाला है। क्या ये मानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी के पति ने गलत कहा है? उनको माफी मांगनी चाहिए। आप कहिए उन्हें कि उन्होंने गलत कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जब ये बात सामने आई इस विश्व के सामने, इस दुनिया के सामने, तो पता चला कि जो कंपनियां दवाइयों के टेस्ट में फेल हुई थी उन कंपनियों से इन्होंने पैसा चंदा लेने का काम किया है। इन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लेने का काम किया। जब पुलवामा का हमला हुआ था, जब इस देश के जवान शहीद हुए थे, तो आपने पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेने का काम किया, और उसके बाद अपने आप को देशभक्त बताते हैं। आप कैसे देशभक्त हो सकते हैं जब आप पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा ले रहे हैं? ठीक है बस जी, लौटूंगी आपके विभाजी, आपके सवालों का जवाब एक देना चाह रही है जल्दी से, उसके बाद से रोहिला जी आपके पास, माफ कीजिएगा शर्मा जी आपके पास आऊंगी।
के प्रवक्ता को काफी ध्यान से सुन रही थी और ये बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, शायद ये न्यूज नहीं देखते, ना तो हमारे प्रवक्ताओं जेजेपी के प्रवक्ताओं को सुनते हैं। इन्होंने कहा कि फार्मर्स के टाइम पे हमें अलग होना चाहिए था। अगर आज की डेट में फार्मर्स का किसी ने मुद्दे उठाए हैं हरियाणा सरकार में, तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने उठाए हैं। राष्ट्र में 14 फसलों पर एमएसपी खाली हरियाणा राज्य में मिलता है और ये कहीं और नहीं मिलता है, ये दुष्यंत चौटाला जी ने कराया है। फार्मर्स के उसमें भी हमने कहा था प्रोटेस्ट में कि हम फार्मर्स के साथ हैं। जब स्पोर्ट्स पर्सन का हुआ था हमारे, तो भी हमने कहा था, दिग्विजय चौटाला जी ने कहा था, मैं जाके जंतर मंतर पर बैठना साथ में जाते। आप सबसे बड़ी गलत बात, मैं आपको प्रूव करी हूँ कि आपने कितना गलत बोला। मेरी पार्टी के लिए नहीं है, आप ये जो पाकिस्तान का कर रहे हैं, आपको जो पावर है वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बात सोशल मीडिया पर जो करते हैं, तो आप लोग कर रहे हैं, हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप हरियाणा की जनता को इसका जवाब नहीं देंगे कि आपने क्यों अग्निवीर का समर्थन किया। आपको असल बात तो ये है कि आज दुष्यंत चौटाला जी इस हरियाणा प्रदेश के और इस देश के सबसे पहले अग्निवीर है, जिनको 4 साल के बाद आपने रिटायर कर दिया। आज एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। इतनी सारी गुटबाजी है, आप अपने संगठन को बना लो। मुमकिन है, मैं मानता हूँ कि, और इसी वजह से आप मोदी से होंगे, इस वजह से आज 45% सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इस वजह से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। चलिए, और जेजेपी के लिए जो बोल रहे बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो, जरा न्यूज देख लिया करिए, मेरी आपसे यही दरखास्त। चलिए ठीक है, यहाँ पर समय की पाबंदी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जहां चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जुबानी हमले इस बीच चल रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं 6 महीने के बाद। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है। बेरोजगारी, अराजकता और कठमुल्लापन, इन सब ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब हमारे यहाँ के कुछ उदारवादियों को देखो, वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे। अब इन उदारवादियों से पूछा जाना चाहिए कि जो मुल्क भारत पर 1948, 65, 71 और फिर कारगिल पर हमला कर चुका हो, उसको लेकर इतना बड़ा दिल रखने की क्या जरूरत है? इतना ब्रॉड माइंडेड हम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान की तरफ से मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी तबाह हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान में उस हमले के मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मुंबई हमलों के बाद सब कुछ शांत हो गया था, तो फिर पठानकोट और उरी की घटनाओं को याद कर लो। हमारे यहां से पाकिस्तान को मदद देने की मांग भले ही हो रही हो, पर क्या पाकिस्तान ने भारत से किसी तरह की कोई गुजारिश की है? बिल्कुल नहीं की। वहां के यूट्यूब चैनलों को देख लो, सब भारत के और यहां के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मिल जाएंगे। अब भी वहां पर भारत विरोधी शक्तियां पूरी तरह से हावी हैं। पाकिस्तान के खून में भारत और हिंदू विरोध समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी। वहां की पॉलिटिक्स भी भारत को गालियां देने पर ही चलती है। वहां की सेना पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप पाकिस्तानी आर्मी के गुजरे दौर के पन्नों को खंगाल लो, पता चल जाएगा कि वो किस हद तक भारत विरोधी रही है। पाकिस्तानी सेना पर पंजाबियों का कंट्रोल साफ दिखाई देता है और वो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में इस्लामिक कट्टरपन सबसे ज्यादा है। वहां पर हर इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा कट्टर मुसलमान, एक्सट्रीमिस्ट साबित करने की होड़ में लगा रहता है। आखिर हम क्यों उदारवादी बने रहते हैं? किसने हमसे उदारवादी होने के लिए कहा है? हम तो पाकिस्तान के मूल सिंगर
अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सामी श्रेष्ठ गायक है, केवल इतना ही परिचय नहीं है उसका, वो उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट का बेटा है जिसने भारत पर 1965 की जंग में बम बरसाए थे। उसका नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद सामी खान। उनको पाकिस्तान अपने सबसे बड़ा जाबाज फाइटर पायलट मानता है। उसका जिक्र पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट में भी किया गया है। वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के डेनमार्क और नॉर्वे में राजदूत भी रहे। उन्हें अपने वतन में जितना भी सम्मान मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैरानी इस बात की है कि उनकी किताब का विमोचन 28 फरवरी 2008 को, जब भारत में यूपीए सरकार थी, दिल्ली में हुआ। उस बुक लॉन्च के कुछ दिनों बाद खबर आई कि अरशद सामी खान का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। पाकिस्तान और कुछ और देशों में उनका इलाज भी चला। उसके बाद अदनान सामी अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई ले आए। तब ये बात काफी दिन तक जहन में चलती रही कि क्या हमारा दिल इतना विशाल है कि हम उसे भी अपना अतिथि बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका भी इलाज करने को तैयार हो जाते हैं जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी हो। क्या 1971 की जंग के भारतीय नायक सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान में अपनी बुक लॉन्च करने का मौका मिलता? खैर, अब भारत में पाकिस्तान को बिना शर्त मदद करने की सलाह देने वाले सामने आ रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे साथ कभी पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। उसने भारत का केवल और केवल अहित ही चाहा है। शायद पाकिस्तान की नीयत और हकीकत पर किसी शायर ने लिखा है, उनके पैरों में छाले थे और हम मरहम लगाने वाले थे। वो तो एहसान फरामोश थे, साजिशों से हमें ही कुचलने वाले थे। तो दोस्तों, इस तरह के मुल्क की हम क्यों मदद करें? जिन रणभूमि के वीरों ने पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में बलिदान दिया, पाकिस्तान की मदद करके क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? जरा सोचिए। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है, जो तीनों विपक्षी आपके सामने बैठे हुए हैं, तमाम तरीके के सवाल आप पर दाग रहे हैं। एक जो बहुत ही अहम सवाल है, जो बार बार बीजेपी पर दागा जाता है कि जब विपक्ष में वो नेता होता है तो उस समय कोई कार्रवाई उस पर होती है, लेकिन जैसे ही वो आपके पक्ष में आ जाता है वैसे ही तुरंत भर में चीजें गायब हो जाती है, यानी उसके खिलाफ जो चल रहा है वो सारी चीजें बंद हो जाती है। ऐसा विपक्ष बार बार कहता है और अभी भी ऐसा ही कहना है कांग्रेस का। शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी का एक सिद्धांत है, सिद्धांत माननीय प्रधानमंत्री जी का, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब विपक्ष को जो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, इस बात से वो विपक्ष वाले हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, कांग्रेसी हैं, वह जो भ्रष्टाचारी होगा उसको तो ये लगेगा अगर बीजेपी कर रही है। ये तो जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट है, सीबीआई इंडिपेंडेंट है, ईडी इंडिपेंडेंट है, ये तो निष्पक्ष जांच एजेंसी है और ये तो पहले से चली आ रही है, कोई आज नई एजेंसियां थोड़ी बनी है। लेकिन ये इनको तो ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं होता? कांग्रेस कह रही है बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं होता एक्शन? देखो, उनके लिए मापदंड सबका बराबर होता है। संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है, जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं और वो अपनी जांच कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है, वह भ्रष्टाचारी को तो सामने वाला भ्रष्टाचारी लगेगा, जो जैसा होगा उसको सामने वाला ऐसा ही तो लगेगा। और अब इनको ऐसा लग रहा है। ठीक, एक चीज और, जेजेपी कह रही है कि चौटाला साहब जो हैं उन्होंने कानून की पढ़ाई की है, तो वो जो भी बोल रहे हैं प्रदेश के हित में बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोले, एकदम सटीक सही बोल रहे हैं। मैं उनके बारे में क्या बोलूं? अब वो ये अभी सबके सामने इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे को सीएम का ऑफर कर रही थी। कल को ये भी कह पीएम का ऑफर कर रही थी, पता नहीं क्या कह दें। तो वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए उन्होंने ऑफर किया था लेकिन कोई नकार भी तो नहीं रहा है अभी तक। बीजेपी नेता नहीं नकार, ऑफर नहीं दिया, हमने ऑफर नहीं दिया, मैं नकारने लग रहा।
मैं नकारने लग रहा, हमें कोई ऑफर ही नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं तो। क्यों हम सीएम का ऑफर देंगे बताओ? और एक चीज झूठ है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के डर से उनको पता है क्या होने वाला है, और इस बार 400 की जो बात करें, 400 तो नहीं 200 में सिमट कर जरूर बीजेपी रहने वाली है। देखो, मैं देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं ये दावा कर रहा हूँ, जैसे जनता का रुझान मिल रहा है। अभी हाल ही में जहाँ चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, और वहाँ पे मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है, और उनकी गारंटी अब सुनामी का रूप ले चुकी है। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और अपना इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं एक जन सैलाब, विशाल जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा पहली बार हुआ हरियाणा में, उन्होंने होली के शुभ अवसर पर अपने सारे गेट खुलवा दिए थे सीएम हाउस के। आओ भाई आओ, मैं सारा, मैं तब मेरे, मैं सारा। तो मुख्यमंत्री ऐसा पहली बार आया है। ठीक है शर्मा जी, आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। वत्स जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन मेरा अभिता जी से एक छोटा सा सवाल है। अभिता जी, आपने सुना तीनों के अपने अपने बयान है, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तो निष्पक्ष जांच कर रही ईडी, ये तो उनका कहना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप जो इतनी आवाज उठा रहे हैं जनता के बीच कि हम जनता के मसीहा हैं, ये है तमाम है, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको देश का पानी ले आएंगे पाकिस्तान से, और ये सेंटर मुद्दा, उस दिन हम भी आपको जवाब दे देंगे। और मुख्य रूप से आते हैं जो कि इन्होंने अभी जो मैं इनकी बातें सुन रही थी, जो इतने झूठ फैके इन्होंने, माजा नहीं था मेरे पास इनकी बात लपेटने के लिए, कितनी झूठ है। ठीक है, पहली बात, इनकी भ्रष्ट और इसी तरीके की राजनीति देखकर कर्नाटक में, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। शर्मा जी एक बार सुन नहीं बोली थी, शर्मा जी सुन लीजिए, बदतमीजी करते हैं, नहीं बोलने देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलने देते। शर्मा जी सुन लीजिए, एक बार एक एक करके बोलेंगे तो सुन पाएगी जनता, भी सुन पाएगी आपको। मेरा एक ही 2 क्वेश्चन है। जैसे सीतारमन जी ने भी ये कहा कि बीजेपी पार्टी में सभी का स्वागत है, सभी का, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, जो कुछ भी हो। क्या मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये मुझसे कितना सहमत करते हैं? एक दूसरा, इन्होंने जो ईडी की हमारे नेताओं को और विपक्ष को खत्म करने की और इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या मानने? शर्मा जी अपनी बारी में, शर्मा जी अपनी बारी में, ऐसा फिर सुनाई नहीं देता, मुझे भी नहीं सुनाई देता। और जेल में जाएंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि मुझे उसका जवाब दे। जो एक इस्टेब्लिश शरद रेड्डी की जो इस्टेब्लिश मनी ट्रेन बीजेपी के अकाउंट में मिली है, हमारे जीवन रेखा जनता जनार्दन आपसे पूछेगी, क्या मुंह लेकर वोट मांगोगे जनता के सामने? जनता पूछा पहले हमारा पानी तो शर्मा जी अपनी बारी, हरियाणा के लाला, हरियाणा के लाला, हरियाणा के। देखिए, सबको मैं बारी बारी से समय दे रही हूँ। शर्मा जी आपकी टर्न में जब आएगा तो आप अपनी बात रखिएगा। अभिता जी अपनी बात रखिए। कोई भी जवाब इधर उधर की बातें नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है अभिता जी? अपनी बात रखिए। हाँ जी, बस मैं यही उनसे बोल रही हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा ये देंगे, या माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह और जेपी नड्डा जो एकमात्र मनी ट्रेल इन्होंने जो विपक्ष में ईडी की कार्रवाई की, उसका पुख्ता सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड 60 करोड़ का चल्स रेड्डी में जो इनके अकाउंट में इस्तीफा देंगे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने इतनी बदतमीजियां की है, देश को गुमराह किया है, झूठ बोला है, क्या इसके लिए ये सब माफी मांगेंगे? ठीक, इस तरीके से सुप्रीम ठीक है, इस पे सवाल रखूंगी मैं, लेकिन वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाब दे ही नहीं सकते हैं, आपको आता ही नहीं है। आपको चलिए इसके बाद देंगे जवाब, लूंगी जवाब इनसे। अभिता जी एक बार वत्स जी को सुन लीजिए। वत्स जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसके बाद विभा जी आपके पास आऊंगी। भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ही लगेगा। मैं ये मानता हूं इन्होंने सत्य कहा, इस पूरी डिबेट में इन्होंने सत्य कहा।
और इसी वजह से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी शायद ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इस वजह से उन्हें अजीत पवार का नाम ले लो, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले लो, आप ले लो चाहे अशोक चौहान का नाम ले लो, प्रफुल्ल पटेल का नाम ले लो, नवीन जिंदल का नाम ले लो, आप छगन भुजबल का नाम ले लो, नारायण राणे का ले लो, शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लो, भावना गवाली का नाम ले लो, प्रताप, कई ऐसे नाम ले लो। इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था और ये वही लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने भाजपा में फिर उसके बाद शामिल कराया या तो उनको अपना गठबंधन का सहयोगी बनाकर उनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पद दिया है या केंद्रीय मंत्री बनाया है। जिन्होंने पूरी डिबेट में एक चीज एकदम सत्य कही है कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ही दिखेगा। चलिए इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, एक सेकंड बस, और भाजपा के प्रवक्ता ने पूरी डिबेट में दो शब्द का पूरी डिबेट में उन्होंने उच्चारण किया, एक 400 पार और एक मोदी की गारंटी। मैं तो मानता हूं और ये आज भाजपा की ही एक सांसद की प्रत्याशी है। आप पहले इनके बीच में बोलते हैं, फिर आप मेरे बीच में बोलते हैं। आप शर्मा जी एक बार सुन लीजिए, तीनों के सवालों का जवाब एक साथ लूंगी आपसे। भाजपा की एक प्रत्याशी है ज्योति जी, उन्होंने कहा वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रही, वो ये बात नहीं कर रही है कि मोदी जी ने क्या काम किया क्या काम नहीं किया, सिर्फ वो हर जगह जा जाकर एक ही चीज कह रही है कि हम 400 पार लाएंगे तो उसके बाद हम संविधान बदलेंगे, हम 400 पार लाएंगे तो उसके बाद हम संविधान बदलेंगे। आज ही एक भाजपा की एक और है जो पूर्व की सांसद रही है झुंझुनू से, संतोष अहलावत जी, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट नहीं दिया तो एक भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो नौकरी पे कर सके। ये भाजपा की सोच है कि वो संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। इस वजह से भाजपा के तमाम ऐसे जो सिटिंग एमपी हैं, आपको मैंने कई नाम आपको मैं गिनवा सकता हूं, वो यही कह रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। आपको संविधान से इतनी चिढ़ क्यों है? आप क्यों चाहते हैं कि आप संविधान को बदले? और अगर आप मोदी की गारंटी की बात करें, 15 लाख मोदी जी की गारंटी थी, वो 15 लाख रुपए कब मिलेंगे? ज्योति जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको 15 लाख रुपए मिले? यहाँ पे बैठे मैं तमाम इन प्रवक्ताओं से पूछना चाहूँ, क्या किसी को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे? क्या लूंगी जवाब में की बात करें तो आज 20 करोड़ रोजगार हमें मिले, महंगाई कम करने की बात तो महंगाई कम हुई, ये तो 15 लाख से कहीं ज्यादा भाई, ये तो 15 करोड़ के बराबर है। पर जो अपराध था, महिलाओं पर जो अपराध कम करने की बात थी, आज सच्चाई ये है कि 2014 के बाद 4% समय की थोड़ा सा पाबंदी है, समय की थोड़ा सा पाबंदी। विभा जी अपनी बात रखना चाह रही है, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अब मैं बोल रही हूँ, बड़ी देर बाद बोल रही हूँ तो बोलने दीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी जननायक जनता पार्टी इस बात के लिए फेमस है कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारी जो हायरार्की है, हम जिस हिसाब से काम करते हैं संगठन, ऐसा कोई और संगठन काम नहीं करता। इसका प्रूफ ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि अभी तक किसी वरिष्ठ नेता ने माननीय दुष्यंत जी के बात का खंडन नहीं किया है। यहाँ एक प्रवक्ता बैठ के, जहाँ हम जेपी नड्डा जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं, उस वरिष्ठ लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ एक प्रवक्ता कहता है कि मैं बोल रहा हूँ और किसी नेता ने नहीं बोला कि दुष्यंत जी गलत बोल रहे, मनगढ़ंत बात बोल रहे। तो बहुत ही दुख की बात है कि एक नेता की बात ना करते हुए एक मामूली सा प्रवक्ता, एक राज्य का प्रवक्ता ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। जेजेपी में कभी ऐसा नहीं होता, ये बीजेपी का कल्चर मैं आज पहली बार देखती हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे कांग्रेस के नेता ने, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत ही सारी इल इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स बोली है। जैसे इन्होंने पाकिस्तान का कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड बोला, ऐसे ही जेजेपी के बारे में बहुत इल इन्फॉर्म बोला। ऐसे ही इनके जो नेता है, हर चीज लीडरशिप से आती है। हमारी लीडरशिप पढ़ी लिखी है, एक सेंटेंस बोलेगी बहुत कुछ बोल जाती है। इनके नेता को तो, जो राहुल गांधी जी हैं, ये उनके नाम पर वोट ही नहीं मांग सकते, उन्हें सत्याग्रह नहीं बोलना आता। वो कहते हैं ये तो सत्ता का ग्रह है, जिसे सत्ता चाहिए वही ये ग्रह करता रहता है। वो कभी जाति जनगणना, वो खाली रिलीजन की करते हैं, राजनीति या कास्ट की करते हैं। उन्होंने इतना ओबीसी किया कि यहाँ सीएम बदलना पड़ गया बीजेपी को। तो वही कह रही हूँ कि ये आप देखिए कि कैसे इन लोगों की राजनीति चल रही है। बड़ी दुख की बात है, प्रदेश के बारे में कोई नहीं सोचेगा, एक दूसरे को खाली नीचा दिखाने की बात कर रहे होते हैं लोग। ना तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने आज अच्छा आचरण दिखाया,
अपने इतने वरिष्ठ नेताओं के बिहाफ पर इन्होंने बोल दिया, जबकि वेट करना चाहिए, वो कुछ स्टेटमेंट है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल इल इन्फॉर्म जगह बोला है, जो सारी ऑडियंस को भ्रमित करने की बात है। तो बहुत ही गलत चीज है ये। आई थिंक जब आए डिबेट पर तो कुछ अच्छे आचरण लेके आए और अच्छी बातें बोले, फैक्ट्स बोले, जिसका प्रूफ भी ये दिखा सके। चलिए ठीक है विभा जी। शर्मा जी, तीनों ने जो सवाल दागे, तीनों सवालों के जवाब एक साथ दीजिए आप। देखो, आदरणीय बहन जी ने ये कहा कि दूसरे चौटाला को बीजेपी ने ऑफर दिया था, वह हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखो, मैं साफ क्लियर कहना चाहता हूँ, ये मनगढ़ंत है, झूठी बात है, बेबुनियाद है। हमने कभी किसी को कोई ऑफर नहीं दिया। दूसरी पार्टी वाले को हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी पार्टी में तो एक से बढ़कर एक नेता है और सारे बढ़िया नेता है, हम तो क्यों सीएम का ऑफर देंगे? ये झूठी बात है, बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है। अच्छा, अगली बात ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस तो दूध की धुली हुई पार्टी है। अरे कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इन्होंने किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा किसान विरोधी पार्टी है। एक एक 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में क्या आते थे। सेक्शन 4 का नोटिस समा गए, सस्ते भाव में किसान की जमीन खरीद लेते थे और बिल्डर को महंगे भाव में बेच देते थे। तो उनको डरा धमकाने में सस्ते में भाव में खरीदी, बिल्डर को महंगे भाव में बेच दी, कॉलोनियां काट देते थे। और रही बात ऐसा है, इनके अब तक संगठन इनका बना नहीं। बैंक ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, ऐसे ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे हैं। अच्छा, इनका ना अभी तक इनकी कोई लिस्ट आई है। इनका गठबंधन में लठबंधन बज रहा है। इनका कहीं बिहार में लठबंधन में लठ बज रहा है, कहीं इनका महाराष्ट्र में लठ बज रहा है। ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है। हमारी पार्टी भगवान की कृपा से 10 की 10 सीटें जीतेगी और इतिहास दोहराएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही कि बीजेपी को संविधान से इतनी चिढ़ क्यों है? आपके नेता जगह जगह जाके अजीब अजीब बयान दे रहे कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ना, ये झूठी बात है। किसी ने कोई बात नहीं अपनी तरफ से बोल के कह रहे, कोई ऐसी बात नहीं। हम संविधान के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। संविधान से हमारा देश चलता है और संविधान के अनुसार हमारी सरकार चल रही है। हमारा लोकतंत्र में संविधान में पूरा विश्वास है। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात ऐसा, इनका तो पहले मोहब्बत की दुकान खोल ली थी, अफरज का सामान बेचने लगे, वो मोहब्बत की दुकान इनकी बंद होगी। और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बड़े मिलनसार हैं। एक बहुत बड़ा जन सैलाब उनसे मिलने के लिए उमड़ जाता है। जहां भी वो जाते हैं जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए रोड जाम तक हो जाते हैं। इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ जाता है। युवाओं के हृदय सम्राट है, उनके प्रेरणा स्रोत है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब उनका हाउस सेरेमनी होया, वो पास कोई पास नहीं, आइए हमारे को आशीर्वाद दीजिए, सारे गेट खुलवा दिए थे। अब होली के महापर्व पर मैं भी गया था, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मुख्यमंत्री आवास के सारे गेट खुलवा दिए, आइए भाई। और सबको गले मिल के कह रहे थे, भाई तुम मारे और मैं थारा, जो सारा सब कुछ सारा है तेरा, तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मुख्यमंत्री कुर्सी सारी है भाई, और देश को जनता जनार्दन ने दी है और सेवा करने के लिए दी है। सेवा भाव में सब कुछ है। तो हमें भगवान की कृपा से कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे और नया इतिहास बनाएंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे दौरे चल रहे हैं और बहुत बड़ा आशीर्वाद देश को जनता जनार्दन को हमारे को मिल रहा है। इनके कांग्रेस के प्रवक्ता जो देश को जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर उनको कहते हैं मैं शराब देता हूँ कुरुक्षेत्र की धरती पे। अरे आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आम आदमी पार्टी ने भी कई सारे आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभिता जी के पास जाऊंगी। आम आदमी पार्टी तो देखो भ्रष्टाचार की गंगोत्री अपने आप साबित होगी है। इनका मुख्यमंत्री जेल में है, इनके 3-3, 4-4 मंत्री जेल में है और इससे फालतू तो जुडिशियल पावर अपना काम कर रही है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, दूसरा मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि बेंजी ने उस बात का जवाब नहीं दिया। कुरुक्षेत्र में इनका जो उधार लिया हुआ इनका वो है, दिल्ली का रहने वाला जो इनका कैंडिडेट है। पहले तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो जिस प्रदेश का प्रभारी हो और उसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और फिर उसी को कैंडिडेट बना दिया। इसका मतलब इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। उसकी 100% जमानत जब्त होगी। और रही बात ऐसा है, जनता जनार्दन के लिए वोट मांगने जाएंगे, इनसे पूछेगी अरे पंजाब में तुम्हारी सरकार है, हमारे पे SYL का पानी दो, पंजाब से हमारा हिस्सा दो, चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा दो। आपके केजरीवाल जी जो आपके मुखिया हैं
दिल्ली में कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, पंजाब में जाकर कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा पंजाब में खड़े होकर, और दिल्ली में जाकर कहते हैं हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे पानी हरियाणा से कहां से लाए? तुम पंजाब वाले पानी दोगे जब भी तो हमारे पास में पानी आएगा। चलिए ठीक, अभिता जी से जान लेते हैं। अभिता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अब बहन जी बोला कि नहीं? अभिता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज पूरी आ रही है मेरे पास। चलिए ठीक है। अभिता जी, तमाम सारे आरोप हैं कि आम आदमी की पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इस बीच जब संजय सिंह बाहर आ ही गए हैं जेल से, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, तैयार है पार्टी? दूसरों को गंगोत्री बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार। पहले तो हमारी गंगा माता है, ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें। ये हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है। ये वही पाखंडी है, इसलिए मैंने बोला था बीजेपी पीस और पाखंडी। ये लोग मुंह में राम बगल में चोरी, और ये धार्मिक संस्थाओं का और भावनाओं का राजनीतिकरण करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने हमको अगर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बोला, तो कई मायने में बीजेपी भ्रष्टाचार का समुद्र है। और ये बात खुद मेरे कांग्रेस भाई प्रवक्ता भी इस बात को बोल रहे थे कि सीतारमन जी के हस्बैंड ने भी ये बात कहा कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ भारत देश का नहीं, सारी दुनिया का। इन्होंने मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे बार बार इस्तीफे की बात पूछी और इनसे पूछा क्या वो लोग इस्तीफा देंगे। जो मनी ट्रेल पाया गया है, एक लौटा शरद रेड्डी का 60 करोड़ का, तो ये ईडी का हथियार तक पर चला रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। और वैसे ही जो विपक्षी नेता ने उनके जितने भी अकाउंट फ्रीज किए, जो इन्होंने आधार बनाए, उसी आधार पर क्या ये इनकम टैक्स के चार्जेस इनके अकाउंट पर नहीं लगेंगे? क्या ये वो चार्जेस और फाइन नहीं पे करेंगे? और दूसरी बात, मैं इनसे दोबारा फिर से एक और बात पूछना चाहूंगी, क्या बीजेपी ने सभी गुंडों का और बलात्कारियों का जैसे ही स्वागत करती है, साथ में आप ये चीज भी पाएंगे जिस प्रकार से जो डिक्लेयर कैंडिडेट थे, दो व्यक्ति, उन्होंने चलिए ठीक है अभिता जी, अंशवत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। अंशवत जी, फाइनल कमेंट भी इसका आपका समझूंगी मैं। जनसंवाद कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया चुप हो जाओ, हम तुम्हें रॉकेट में बिठा के चांद पे भेज देंगे, चुप हो जाओ, मेरे यहाँ पे आराम से बैठे रहो, मेरे यहाँ पे गार्ड बैठे हैं, तुम्हें अंदर कर देंगे। एक महिला अपना सम्मान जो होता है, उसका दुपट्टा वो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सामने वो जब गेर देती है, तो उसके बाद उसका दुपट्टा उसके ऊपर रखने की जगह उनको धक्के मार के भगा देते हैं। ये आप जनता का सम्मान करते हैं क्या? क्या आप इसको कहते हैं कि ये जनता का सम्मान है? भाजपा के ही एक एमएलए आपके ही मुख्यमंत्री जी जो थे, उनके बगल में खड़े होते तो उनके हाथ में जो आ रही होती, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा इसे गला काट दूंगा। ये आप जनता का सम्मान करते हैं क्या? इस पर आप जवाब दीजिए। आज सच्चाई ये कि ये सच्चाई इस पर जवाब नहीं देंगे कि किस प्रकार से चीन जो है वो भारत की जमीन पर खड़ा हो चुका है, और हरियाणा भारत की जमीन पर खड़ा हो चुका है। भारत के कई ऐसे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में लेने की बात कर रहा है। चीन ने आज अरुणाचल प्रदेश के 300 गांवों को आज अपने क्षेत्र में ले लिया है और उनके नाम बदल दिए। उस पर हरियाणा जो हमारे देश के जो विदेश मंत्री है वो चुप है, वो मौन है। इस पर ये जवाब नहीं देंगे, इस पर जवाब नहीं देंगे कि किस प्रकार से इस देश पे आज इस चीज पर ये जवाब नहीं देंगे। अरे मुगल शासन काल में हमारे गांव के नाम नहीं बदले थे। बिल्कुल दूसरों की बात तो सुन लीजिए। असल बात यह है कि आप चीन पर आप जवाब नहीं देंगे। आज तो 2014 से पहले कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि क्यों लाल लाठी दिखाई चीन को, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाती है तो चीन लाल दिखाने की बजाय वो चीन को वो लाल कार्पेट लेकर खड़े हो जाते हैं। आज इस देश की जनता सोचना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को कब लाल लाल दिखाएंगे, कब उनसे सवाल पूछेंगे, क्यों इस देश के प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे देते, कहते कि ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसा था। क्यों वो उसको चीज को स्वीकारते नहीं है? क्यों इस देश के जो विदेश मंत्री वो इस चीज को स्वीकारते नहीं है कि चीन ने आज 300 से ज्यादा जो हमारे गांव है उनको अपने क्षेत्र में ले लिया? इस चीज का जवाब नहीं देंगे। आज बात यह है कि उन्होंने तमाम ऐसे घोटाले किए हैं, अडानी का महा घोटाला किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का महा घोटाला किया है, और अगर कोई उनको चंदा नहीं देता है तो उसके बाद ये ईडी सीबीआई से उसे चंदा लेने का काम करते हैं। तमाम ऐसी तमाम
वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है। नहीं दिया, समय की थोड़ा सा पाबंदी वो है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। बाद उसमें उन चंदा लेते हैं। जवाब देना कोई पसंद नहीं कर रहा, सब सवाल ही दागना पसंद कर रहे हैं। 9 अक्टूबर से उस पर इनकम व्हाट्सएप समय की थोड़ा सा पाबंदी है, वो खरीदता है बॉन्ड। चलिए ठीक है। विभा जी फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि जिस तरीके से चौटाला साहब आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, क्या आने वाले समय में या चुनाव में कुछ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन या फिर कुछ मेलजोल की संभावना? ऐसा है कि अभी तो हम अपने ही बलबूते पर 10 की 10 लोकसभा सीट के लिए तैयारी कर चुके हैं। हमारे नाम घोषित होने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में, नवरात्रों तक आप देखेंगे सारे नाम घोषित हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता। मैं अगर आज कुछ कहूंगी तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरी तरफ से बेवकूफी होगी अगर मैं आगे कुछ पोस्टी करूंगी और कुछ कहूंगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, राजनीति में रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, पर आज की डेट में ये सच्चाई है कि हमारे 10 की 10 लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे विधानसभा में भी हम चाहते हैं कि हम 46 प्लस आए, कि हम प्रदेश के लिए एकमात्र अपनी मेजॉरिटी से जो करना चाहे, जो हमें लिमिटेशन पिछली गठबंधन में हुई वो आगे ना हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि संगठन, हमारे हर रैली में यही कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत जी के लिए कि सीएम आया। तो हमारा तो यही एम है कि हमारी मेजॉरिटी हो, हमारा नेता चीफ मिनिस्टर बने, हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़े और हम बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो आगे का नहीं पता, आज की डेट की रियलिटी यही। ठीक है। अभिता जी मैंने आपसे सवाल किया था, उसमें आपने बीजेपी को सवाल कर दिया था, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैंने ये कहा कि संजय सिंह बाहर भले ही आ गए हैं, तो जिस तरीके से बाकी पार्टियां कह रही है कि भाई सारे नेता आपके जेल में चले गए, आप काफी कमजोर हो गए हैं, या जो भी है तमाम सारे ताने या तंज जिसको कहें, तो ऐसे में आप कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पार्टी सिर्फ इनको ये लगा था बीजेपी को कि ये अरविंद केजरीवाल जी को या मुख्य नेताओं को जेल में अंदर करने से हमारा मनोबल तोड़ दें, बल्कि उल्टा ही हुआ। जैसे ही हमारे, क्योंकि हम तो देखिए सांस को आज क्या, जब आपने कुछ गलती नहीं किया तो वो आप बेबाकी, और वो आप देख सकते हो हमारे लीडर कितने निडर रहे हैं और कितनी उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी, और सुप्रीम कोर्ट का भी, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही दुनिया में जर्मनी हो, भले अमेरिका हो या यूएनए हो, उन्होंने भी इस चीज पर फेवर किया। और इसे कहते हैं वाकई में डंका बजना। जो ये डंका बजा रहे हैं ना, ये बजा रहे हैं कि कैसे हमारा भारत देश हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पर आ जाता है। ये जो डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु की बात करें, विश्व गुरु की बात नहीं, बल्कि इस बात पर आ रहा है कि कैसे हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये इनको ऐसा लगता है, उल्टा इन्होंने अपनी बीजेपी पार्टी को खत्म करने की जो नींव डाली है, वो हमारे मंत्रियों को जेल में डालकर की, और इसको जो बीजेपी हमको सुपारी पार्टी कहते हैं ना, छोटी सी पार्टी है सुपारी पार्टी, ये खुद इन्होंने, इनके शीर्ष नेताओं ने इस छोटी, चलिए ठीक है अभिता जी, इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों की तैयारियां लगातार जारी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।